जय श्री राम। मैं रवि सांखी। 5 चरणों के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। 25 तारीख को छठा चरण का चुनाव है। सबसे पहले तो सबसे आग्रह है कि बढ़ चढ़कर इस उत्सव में भागीदार बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए और वोट जरूर दीजिए। चाहे किस भी पार्टी को दीजिए पर वोट जरूर दीजिए। पर हाँ, याद जरूर रखना कि कौन देश हित के लिए है और कौन अपने परिवार हित के लिए, कौन आपके लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा है, कौन आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और कौन अपने भविष्य के लिए जेल में ना जाना पड़े, अपनी सरकार को बचाकर शराब घोटाले में से कैसे न कैसे निकलकर कौन इसलिए लड़ रहा है। ये अंतर अब आपको करना है कि वोट किसे देना है। तो 25 तारीख को चुनाव का छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा। इस छठे चरण में चुनाव दिल्ली में है 7 सीटों पर, हरियाणा में है 10 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में है और उड़ीसा में है। आज हम सीट वाइज बात नहीं करेंगे, उन कुछ स्पेसिफिक सीटों की बात करेंगे जो चर्चा का विषय है, बड़ी सीटें हैं। बाकी हम स्टेट की कोई एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि उस स्टेट की राजनीति कैसी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव है। दिल्ली की यदि हम बात करते हैं, 2004 में ये 7 सीटें कांग्रेस के पास में गई थी, 2009 में ये 7 सीटें कांग्रेस के पास में गई थी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो गया था भारत की राजनीति में, तो किसी को संकोच नहीं होना चाहिए सुनते हुए कि 7 सीटें मोदी जी के पास। 2019 में 7 सीटें मोदी जी के पास। अब है 2024 की राजनीति। 2024 की राजनीति में ये 7 सीटें किसे जाएगी समझते हैं। पहले समझते हैं कि लड़ कौन रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। यहां ये गठबंधन दिल्ली में है और पंजाब में नहीं है। चलो इस खिचड़ी की बात नहीं करेंगे। 4 सीटों पर लड़ रही है आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। दिल्ली में अकेले बीजेपी 7 सीटों पर लड़ रही है। अब हम उन सीटों की बात करते हैं जो हाई प्रोफाइल है। सबसे पहले न्यू दिल्ली, बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती। यह सीट स्पेशल इसलिए है कि बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी ही नहीं, बेटी तो है नो डाउट, उनकी झलक भी मिलती है और बहुत अच्छी प्रवक्ता है और बहुत अच्छे पर्सन भी हैं। ये एक सीट इंटरेस्टिंग है। सोमनाथ भारती सामने खड़े हैं, देखते हैं क्या होता है 4 जून को। बाकी रिजल्ट फिक्स है क्या होना है। एक सीट और है जो अपने हिसाब से यूनिक की कैटेगरी में है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट। यह सीट इसलिए खास हो जाती है कि यहां पे कन्हैया कुमार खड़े हैं। जी हां, ये कन्हैया कुमार वही हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के एज ए लीडर समझ लीजिए, जिन्होंने ये नारे लगाए थे और पिछली बार 2019 में जो बिहार के बेगूसराय से खड़े थे, गिरिराज जी के सामने बुरी तरीके से हारे थे। अब की बार फिर वहीं खड़ा होना चाह रहे थे पर तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी, टिकट दी नहीं, तो ये दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। मतलब इनका गठबंधन है, आपका कांग्रेस का, किसी के समझ लीजिए, इस गठबंधन की तरफ से खड़े हैं। इस कन्हैया कुमार के सामने एक ऐसे पर्सन खड़े हैं, जेपी अग्रवाल वो इंसान है। आपको याद होगा जब चीन और भारत का जब झगड़ा हुआ था, भारतीय सैनिकों ने अच्छे खासे चीनी सैनिकों को मार गिराया था बिना किसी हथियार के। बहुत बड़ी लेवल पे हाईलाइट हुई थी चीज। उस समय जो चीनी वस्तु का बहिष्कार, सबसे पहले जो इस आंदोलन को, एक मूवमेंट को जिसने सबसे पहले आग लगाई थी, वो थे ये जेपी अग्रवाल। तो आप सोच सकते हैं कि धरातल पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत है, जनता के बीच में इनकी इमेज कैसी है। और उसी के सामने ये खड़े हैं कन्हैया कुमार। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि कन्हैया कुमार को एक ने दे दिया, थप्पड़ रख दिया कन्हैया कुमार के, और उनका विरोध भी हो रहा है। इनका विरोध तो इस लहजे में है कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में आ चुके हैं, ये कह के कि भाई यदि ऐसे लोग हैं तो हम नहीं,
हम पीछे हट जाते हैं। और आज की बात है, शीला दीक्षित जी के बेटे, उन्होंने आज ही नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़े लेवल पे बड़ाई की है, बहुत बड़े लेवल पे। वो टिकट चाहते थे, टिकट उन्हें दी नहीं गई है इसी सीट से जहां कन्हैया कुमार खड़े हैं, क्योंकि सीट कन्हैया कुमार को दे दी गई है। रिजल्ट सबको पता है क्या होना है, और उम्मीद तो ये है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है दीप दीक्षित जी बीजेपी में आ जाए, रूमर्स है, बाकी होने में कुछ भी हो सकता है। तो आंकड़ों के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से तो सातों की सातों सीटें दिल्ली में बीजेपी जीत रही है, कहीं भी कोई फाइट नहीं है, सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत रही है। अब हम उस राज्य की बात करते हैं जहां पे बीजेपी को लॉस हो सकता है और शायद आशंकाएं हैं हो सकता है, ये है हरियाणा। हरियाणा की 10 सीटों पे पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, मतलब 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी, पर अब की बार वहां सिचुएशन थोड़ी सी एंटी है। कांग्रेस वहां फाइट नहीं करी, फाइट कर रहे हैं वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण थोड़ी सी स्थिति अलग है। वहां पे बीजेपी ने अभी अपना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया है, नया मुख्यमंत्री सैनी जी को अपॉइंट किया है, पर 10 साल की एंटी करेंसी है। पर पिछली बार भी हमें ऐसे लग रहा था कि 10 में से 5 सीटें बीजेपी को मिलेगी और 5 सीटें गठबंधन को, पर हुआ 10 की 10 बीजेपी, क्योंकि मोदी जी का एक माहौल अलग है। मोदी जी रातों रात, कहते हैं ना कि एक आंकड़े चेंज कर देते हैं, उनका माहौल, उनका ऑरा इस टाइप का है, उनकी छवि, उनके जो उनकी अपील है इस पर भाव डालते इस तरीके से। तो देखते हैं कि क्या असर। पर बाकी जहां तक मुझे लगता है कि 7 सीटें तो बीजेपी जीत सकती है, 3 सीटों में फाइट है। अब हम बात करते हैं यूपी की। यूपी की भी सीटों पर चुनाव है, तो यूपी में एक सीट की हम बात करते हैं आजमगढ़ की, नरुआ, जहां उम्मीदवार है और पिछली बार के विजेता हैं, और अब की बार थोड़ी सी ये सीट इसलिए डाउटफुल में, बाकी डाउटफुल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि 50-50, ये डाउटफुल सिर्फ और सिर्फ हल्के बेस में है। डाउटफुल भी इसलिए कहना चाह रहा हूं ये मैं, कि पिछली बार एक पर्सन थे गुड्डू जमाली, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था आजमगढ़ में नरुआ को, जिसके कारण उन्हें वोट मिले। अब की बार वो सपा में है, तो शायद उसका प्रभाव कुछ अलग हो सकता है। और क्या होता है कि आजमगढ़ का चुनाव उनकी एक सपा के लिए एक प्राण प्रतिष्ठा का बात हो जाती है, क्योंकि किसी समय में उनका गढ़ रहा है, किसी समय नहीं, अभी इन्हीं दिनों को छोड़ दे, पुराने दिनों को याद करें तो उनका गढ़ रहा है आजमगढ़। नरुआ के सामने उम्मीदवार है सपा के धर्मेंद्र सिंह यादव। सपा ने पूरा डेरा आजमगढ़ में डाल लिया है, पूरे का पूरा परिवार अब आजमगढ़ में बैठा है, सिर्फ इसलिए कि ये सीट निकल जाए और हमारी जो गढ़ है वो बच जाए। पर नरुआ ने बहुत अच्छा काम किया है। यदि 2014 की बात करें तो नरुआ वहां से हार गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, हार जरूर गए थे पर हार नहीं मानी। उन्होंने वहां किराए पर घर लिया, योगी जी से बात करके वहां बहुत अच्छा काम करवाया, जनता के बीच में रहे, मन जीता और बाद में मत भी जीता, जनता ने उन्हें जिताया। आजमगढ़ से वहां विजेता है और हो सकता है अब की बार भी जीत जाए। तो हो सकता है थोड़ा सा ये फाइट में रहे ये सीट। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में भी चुनाव है कल। उड़ीसा का माहौल अब की बार मुझे लगता है कि उड़ीसा के इतिहास का सबसे अलग माहौल है। नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री हैं, 5 बार के छठी बार का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी से, तो गठबंधन ना होने के कारण ये उम्मीद रह गई। और बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया क्योंकि वो वहां अब की बार सरकार बना रही है। उड़ीसा में एक राज्य और ऐड हो रहा है बीजेपी के पाले में। लोकसभा विधानसभा के चुनाव उड़ीसा में एक साथ होते हैं, तो दोनों में बढ़त बीजेपी को मिलने जा रही है। इसलिए नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल बीजेडी, उससे गठबंधन बीजेपी ने नहीं किया। ये एक सोची समझी एक राजनीति का एक हिस्सा था। जिस समय ये बातें उठी थी कि बीजेपी ने गठबंधन करने से मना कर दिया, बीजेपी को लॉस हो रहा है, नहीं, आज वो सब कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उसमें। हाँ, बीजेपी के पास जो रिपोर्ट आती है वो सटीक आती है, क्योंकि उनका जो कार्यकर्ता है वो धरातल पे है, हवा में नहीं है। और पार्टियों की तरह लैपटॉप पे बैठ के जाति समीकरण करके वहां चुनाव नहीं लड़ा जाता, वहां माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा जाता है। अब
इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। अभी क्या हुआ, पुरी में संबित पात्रा जी खड़े हैं, सबको पता है पुरी में वो पिछले चुनावों में हार गए थे, पर वही बात, उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे हार गए हो पर हार नहीं मानी, वो वहां रहे, उन्होंने मेहनत की, जनता का दिल जीता और अब मन जीता, और अब की बार वो मत भी जीतेंगे 100%। पिछले 3 सालों में तो बहुत मेहनत की है धरातल पे, उन्होंने बहुत मेहनत, पिछले 3 सालों जो उन्होंने मेहनत की है, एक रिकॉर्ड तोड़ मेहनत है वो उनकी। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कह दी जो कहना कुछ था और कुछ कह दिया, क्योंकि सब आगे पीछे हो गए, और इतना कोई अलग बात नहीं था, पर ठीक है, विपक्ष को मुद्दा चाहिए चुनावों में, उन्होंने और कोई मुद्दे नहीं है तो इस पे उन्होंने मुद्दा एक बना लिया। कहना चाहते थे कि मोदी भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, सब आगे पीछे हुआ और मुद्दा बन गया। मुद्दा इस लेवल पे बना कि पूरी की पूरी विपक्ष पार्टी टूट पड़ी, क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में, तो टूट पड़ी। तो अब देखिए, बीजेपी एक अलग तरीके की पार्टी है, वो जब खेलने पे आती है तो आपके साथ ऐसा खेल सकती है, मतलब विपक्ष के साथ, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे खेल गई, ये क्या कर दिया। संबित पात्रा आए, वीडियो जारी किया, माफी मांगी और कहा कि मेरे से जो गलती हुई है मैं प्रायश्चित करता हूं, और इस प्रायश्चित का मैं 3 दिनों का उपवास रखूंगा। लोगों का मन वापस जीत लिया, जिन्हें हानि हुई थी और जिन्हें दुख हुआ था वो वापस संतुष्टि में आ गए, और जो एक प्रोपेगेंडा एक बनाना चाहते थे उनका धरा का धरा रह गया, धराशायी हो गई ये चीज। तो एक सोच की राजनीति और एक माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का बहुत एक अलग लेवल का है। एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं। अभी कल मोदी जी ने इंडिया टीवी पर रजत शर्मा जी को अपने इंटरव्यू में, इंटरव्यू कह सकते हैं क्योंकि एक तरह के सवाल जवाब थे और जनता भी थी, उसे इंटरव्यू कह सकते हैं। इंटरव्यू में मोदी जी ने एक बात कही बहुत बड़ी कि भाई हमने कहा अब की बार 400 पार, तो पूरा विपक्ष उसमें घुस गया, 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। उन्हें मोदी जी कहते हैं उन्हें 3 चरणों तक समझ में नहीं आया कि मैं कहां लेके जा रहा हूं उन्हें, वो इसी बातों में रह गए कि 400 पार तो नहीं होगा। फिर किसी पर्सन ने बताया कि बहुमत तो 273 पे मिल जाएगा, 400 तो बहुत दूर की बात है। मतलब मोदी जी कैसे विपक्ष के साथ खेल रहे हैं। बात करते हैं माइक्रो मैनेजमेंट की, बात कर रहे थे, तो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट इस तरीके का है कि विपक्ष को हर लेवल पे हानि है, हर लेवल पे। उड़ीसा में भी अब की बार बीजेपी का वर्चस्व बहुत बड़े लेवल पे है, विधानसभा और लोकसभा दोनों वो जीतने जा रहे हैं। चुनाव में भागीदार बनिए, बढ़ चढ़कर वोट दीजिए। आज का मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।